इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 2 असेसमेंट 2019-20 के लिए जो नोटिफाई की गई है उसमें जो मुख्य बदलाव हुए हैं उनके बारे में। यह रिटर्न आपको फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए। इस रिटर्न में सरकार ने बहुत से चेंजेस किए हैं, TDS से रिलेटेड, कैपिटल गेन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड, जिन्हें के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CS सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR 2 कौन फाइल कर सकता है, इसके बारे में सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ITR 2 को फाइल कर सकती है जिसकी के बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। इस प्रकार नीचे दिए गए व्यक्ति ITR 2 को फाइल कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, या फिर कोई इंडिविजुअल जो कि नॉन रेजिडेंट है, कोई इंडिविजुअल जो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, डायरेक्टर किसी कंपनी का, वो भी ITR 2 को फाइल कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वह ITR 2 को फाइल कर सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी के सैलरी से इनकम है और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और कैपिटल गेन से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वह ITR 2 को फाइल कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 57 के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहता है अदर सोर्सेज से, तो वह भी ITR 2 को फाइल कर सकता है। ITR 1 को फाइल कर सकते थे यदि किसी व्यक्ति की एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी और या फिर वह सेक्शन 57 के अंतर्गत सिर्फ फैमिली पेंशन की डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं तो ITR 1 को फाइल कर सकते थे। लेकिन इस केस में यदि आप पूरी डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 57 के अंतर्गत जो दी गई है, तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म ITR 2 जो कि आपको असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए फाइल करना है। यहाँ पे जो मेजर बदलाव हुआ है वो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है। जैसे कि अब यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है तो उस केस में पहले तो से ही पूछा जाता था कि वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप 182 दिन या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में थे पिछले साल में। इसके अलावा यू वर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट एक्स्ट्रा जो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति HUF है तो उस केस में उसे तीनों में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। इस प्रकार जब आप इस साल के इनकम टैक्स की रिटर्न को भरेंगे ITR 2, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ताकि आप वहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि जुरिडिक्शन क्या है रेजिडेंस की, और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे देना होगा। यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में यहाँ पे टोटल स्टे आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी और टोटल स्टे पिछले 4 सालों की आपको यहाँ पे देनी होगी। आप ये कैलकुलेशन रेडी रखें अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए। इसके अलावा दूसरा जो बदलाव यहाँ पे मेजर बदलाव है वो ये है कि यदि आप रिप्रेजेंटेटिव SSC के तौर पे ITR 2 फाइल कर रहे हैं यानी कि किसी और SSC के बिहाफ पे, तो यहाँ पे अब रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी भी पूछी जाएगी। इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा ITR 2 में। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टर है किसी कंपनी से तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा यस या फिर नो, क्योंकि ITR 1 को डायरेक्टर किसी कंपनी का फाइल नहीं कर सकता, वो सिर्फ ITR 2 फाइल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यदि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके बाद आपको नेम ऑफ कंपनी देना होगा, पैन नंबर देना होगा, वेदर इट शेयर्स आर लिस्टेड और अनलिस्टेड, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि DIN नंबर भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। इसके अलावा यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है किसी भी टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो उसकी बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना होगा यस या फिर नो। यदि आप यस करते हैं तो उस केस में आपको नेम ऑफ कंपनी देना है, पैन देना है
ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बताना है, नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कितने शेयर एक्वायर किए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, नंबर ऑफ शेयर, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू, इशू प्राइस ऑफ शेयर, परचेज प्राइस पर शेयर, उसके बाद जो शेयर आपने ट्रांसफ़र किए हैं ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिटेल आपको देनी है, नंबर ऑफ शेयर, सेल कंसीडरेशन और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस प्रकार यदि आपने कोई इक्विटी शेयर सेल नहीं भी किया है या परचेज नहीं भी किया है, तब भी यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट की हुई है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, तो आपको यह डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा यदि आप सैलरी का शेड्यूल देखते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर देना मैंडेटरी है यदि आपका TDS कटा है। लास्ट ईयर यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर का आपको देना था, लेकिन इस बार 10 नंबर को जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो सैलरी की डिटेल है उसे भी पिछले साल के मुकाबले चेंज किया गया है। यह है पिछले साल का फॉर्म जहाँ पे कि आपको पैन नंबर देना था एम्प्लॉयर का और सैलरी की डिटेल इस प्रकार देनी थी जैसे कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे रेफर कर रही हैं। अलाउंस नोट एग्जाम्प्ट आपको सेपरेटली देने थे और डिडक्शन की भी कोई बाइफिकेशन नहीं देनी थी। यह है इस साल का फॉर्म। यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी देनी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17, वैल्यू ऑफ परक्विजिस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी देनी है। उसके बाद टोटल ग्रोस सैलरी आ जाएगी जिसमें से कि आप जो अलाउंस एग्जम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 10 उन्हें लेस करेंगे, नेट सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आपको डिडक्शन की बाइफिकेशन देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से देनी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन यहाँ पे आपको अलग से शो करनी है, प्रोफेशनल टैक्स अलग से शो करना है। उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा इस बार के ITR 2 में जब सैलरी की डिटेल दी जाएगी तो उसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कॉलम भी दिया गया है। आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, PSU सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं या फिर अदर्स पे टिक करना है। जो अगला शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें भी सरकार ने बदलाव किए हैं। यहाँ पे ITR 2 में आपको टेनेंट का पैन नंबर देना है या फिर टेनेंट का पैन और टैन नंबर देना है। अब किस केस में पैन देना है और किस केस में टैन देना है, इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। नीचे यहाँ पे यदि कोई इंडिविजुअल या फिर HUF सेक्शन 194IB के अंतर्गत TDS काटता है तो उस केस में पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है, यानी कि 50,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा का यदि रेंट दिया गया है तो TDS काटा जाता है, उस केस में पैन नंबर देना है। और यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल और HUF नहीं है और 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करता है तो उस केस में TDS काटा जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ टेनेंट का टैन नंबर देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3 में पास थ्रू इनकम भी रिपोर्ट करनी है। पास थ्रू इनकम क्या होती है इसके बारे में नोट यहाँ पे दिया गया है कि इसके लिए आपको शेड्यूल PTI को रेफ़र करना है और वहाँ से पास थ्रू इनकम को उठाना है जो कि इस हेड के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। यह है शेड्यूल PTI यानी कि पास थ्रू इनकम का शेड्यूल। यहाँ पे यदि बिजनेस ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट फंड से कोई पास थ्रू इनकम हुई है अंडर सेक्शन 115UA एंड 115UB तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। नेम ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट यहाँ देना है, पैन ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, हेड ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम, TDS। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चली जाएगी, कैपिटल गेन की इनकम कैपिटल गेन के हेड में चली जाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। अगला जो चेंज किया गया है वो शेड्यूल CG यानी कि कैपिटल गेन के शेड्यूल में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे जो ये थर्ड प्रोविज़न दी गई है यहाँ पे कि जो वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी कंसिडरेशन के पर्पज से सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग, वहाँ पे 1.05 के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू हो सकती है, यानी कि 5% कम जो स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू है उस तक आप जो वैल्यूएशन है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस किए गए थे कि 5% का जो वेरिएशन है वो हो सकता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न नंबर 3 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं वो डाली गई है। कैपिटल गेन के केस में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो यहाँ पे नीचे किया गया है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, भले ही वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, तो उस केस में सेलर को बायर की डिटेल देनी होगी कि बायर का नाम क्या है, पैन क्या है, परसेंटेज शेयर कितना है, अमाउंट क्या है, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, पिन कोड क्या है। यहाँ पे पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा यदि सेक्शन 194IA के अंतर्गत TDS काटा गया है, यानी कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा का सेल कंसिडरेशन है तो इस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटा जाता है। दूसरा, यहाँ पे यदि बायर ने किसी डॉक्यूमेंट में पैन नंबर कोट किया है तो सेलर को उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। यदि एक से ज़्यादा बायर हैं तो रिस्पेक्टिव शेयर जो है यहाँ पे भरा जाएगा।
यदि आप करंट ईयर के कैपिटल लॉस को करंट ईयर के कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे DTAA के रेट्स भी आपको देने होंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं। इन्हें फर्स्ट टाइम यहाँ पे डाला गया है शेड्यूल में। इसके अलावा जो शेड्यूल OS है यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें भी सरकार ने चेंजेस किए हैं। पहले आप यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट इनकम मेंशन कर देते थे, लेकिन अब उसका बाइफर्केशन आपको देना होगा कि सेविंग बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, FDR या बैंक डिपॉजिट से कितना इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक से उसकी सेपरेटली आपको फिगर रिपोर्ट करनी है। इनकम टैक्स रिफंड आपको कितना मिला है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है इनकम टैक्स रिफंड पे, उसकी सेपरेटली आपको रिपोर्टिंग करनी है। अदर सोर्सेज का जो ये शेड्यूल दिया गया है, इसमें जो दूसरा बदलाव किया गया है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 111, उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न डाली गई है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने से पहले अपने PF के बैलेंस को विड्रॉ कर लेता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, यहाँ पे ये इनकम डाली गई है सेपरेटली, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। हर इनकम का आपको यहाँ पे अलग से डिस्क्लोजर और अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके अलावा यदि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नीचे टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे ये इनकम फर्स्ट टाइम रिपोर्ट आपको करनी है। अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड इनकम एंड इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग एक्स्ट्रा। 15 जून तक आपको कितनी इनकम हुई थी, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक कितनी थी, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक कितनी इनकम हुई, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक और 16 मार्च से 31 मार्च तक। ये इसलिए दिया गया है शायद कि आपको एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली पे करना होता है इन डेट्स तक, तो इसलिए आपको ये इनकम भी सेपरेटली रिपोर्ट करनी है यहाँ पे। यदि आप डिडक्शन का शेड्यूल देखते हैं चैप्टर 6A के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो डिडक्शन 80TTB की यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड की गई है। यानी कि यदि सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस केस में 50,000 रुपये तक की डिडक्शन अलाउड है डिपॉजिट्स पे। यदि आप यहाँ शेड्यूल 80G देखते हैं जो कि डोनेशन का शेड्यूल है, तो अब आपको यहाँ पे डोनेशन का अमाउंट ये बताना होगा कि आपने कैश में कितना दिया है और अदर मोड से आपने कितना दिया है। शेड्यूल 80GGA जो सरकार ने यहाँ पे डाला है, उसके अंदर अब आपको पैन नंबर भी देना होगा डोने का और अमाउंट जो है डोनेशन का बताना होगा कि कैश में कितना है और दूसरे मोड से कितना है, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है। इसके अलावा सरकार ने शेड्यूल AMT यहाँ पे डाला है, यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC। इसके लिए आपको इनकम किस प्रकार कैलकुलेट करनी है और टैक्स पेबल किस प्रकार कैलकुलेट करना है। इसके बाद सरकार ने यहाँ पे शेड्यूल AMTC डाला है, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। सरकार ने शेड्यूल SPI में भी अमेंडमेंट की है, यानी कि माइनर की जो इनकम है वो पेरेंट्स में क्लब की जाती है। अब यहाँ पे सरकार ने पूछा है कि किस हेड के अंतर्गत आपने इनकम रिपोर्ट की है। सरकार ने शेड्यूल EI यानी कि एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल में भी अमेंडमेंट की है। अब यदि आपके पास एग्रीकल्चर रिसीट आती है, एग्रीकल्चर इनकम आती है और जो इनकम है वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो अब आपको उसकी बाइफर्केशन यहाँ पे देनी होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना होगा, पिन कोड जहाँ पे कि एग्रीकल्चर लैंड है वो देनी होगी, एग्रीकल्चर लैंड कितने एकड़ की है उसकी मेजरमेंट यहाँ पे आपको देनी होगी, एग्रीकल्चर लैंड आपके द्वारा हेल्ड की जाती है या फिर लीज पे है ये आपको बताना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है या फिर रेन फीड है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। सरकार ने शेड्यूल FA यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास फॉरेन एसेट्स हैं या फिर आउटसाइड इंडिया से कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उस केस में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसे भी चेंज कर दिया है। अब इस केस में फॉरेन डिपॉजिट अकाउंट की केस में डिटेल देनी होगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर रहे हैं। फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पे देनी होगी। फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इनकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है एंटिटी में उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया एंड डिटेल ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। आप इस शेड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं। शेड्यूल 5A जो दिया गया था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउसेस गवर्न्ड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, यहाँ पे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड की इनकम दी गई थी उस हेड को यहाँ से हटा दिया गया है।
यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है तो उसे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का यहाँ पे डिस्क्लोजर देना होता है। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब वह डिटेल अपनी यहाँ पे भरेगा टैक्स पेयर, तो उसे यहाँ पे पिन कोड भी देने होंगे प्रॉपर्टी के। इस बार का जो पार्ट बी दिया गया है ITR 2 में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसमें भी सरकार के द्वारा चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, तो एज़ पर DTAA के अकॉर्डिंग जो रेट होंगे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। इसके अलावा नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 115 JC, ये भी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है। आपको ये फिगर जो है वो रिपोर्ट करनी है AMT शेड्यूल से। इसके अलावा जो पार्ट बी दिया गया है TTI यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, यहाँ पे जब आप 115 JC की डीम्ड इनकम डालेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी होगी। इसके अलावा जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में नीचे जाएंगे पॉइंट नंबर 8 में, तो यहाँ पे जो ग्रोस टैक्स पेबल होगा हायर ऑफ 1D एंड 7, ये रो फर्स्ट टाइम इंसर्ट की गई है। यानी कि यहाँ पे जब आप ये 115 JC की यहाँ पे डीम्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे, इस इनकम का टोटल, या फिर जो पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आएगी, इन दोनों में से जो हाई फिगर होगी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। उसके अलावा ये पॉइंट नंबर 9 यानी कि क्रेडिट अंडर 115 JD टैक्स पेड इन अर्लियर ईयर एंड टैक्स पेबल आफ्टर क्रेडिट, ये रो भी यहाँ पे न्यूली इंसर्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा ITR 2 में। इसके अलावा सरकार ने TDS की जो अब डिटेल भरते थे उसमें भी चेंजेस कर दिए हैं, यानी कि टैक्स पेमेंट का जो शेड्यूल दिया गया है बाई नंबर, इसमें चेंजेस किए गए हैं। अभी यहाँ पे आपको TDS सर्टिफिकेट का यूनिक नंबर या फिर नेम ऑफ डिडक्टर टेनेंट को भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल डिस्क्लोज़र आपको करना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर रहे हैं कि यदि किसी और के TDS आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट में आ रहा है तो आपको उस व्यक्ति का पैन नंबर देना होगा जिससे कि वो TDS जो है वो बिलोंग करता है। इसके अलावा अनक्लेम्ड TDS ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इनकम जो आपने ऑफ़र की है उसका बाइफर्केशन यहाँ पे देना होगा, ग्रॉस अमाउंट कितना है और किस हेड के अंतर्गत आपने उस इनकम को रिपोर्ट किया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ।